का 50% तो हम सूद में दे देते हैं। और जो दुनिया का सबसे बड़ा सूदखोर है वो वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। जितना भी दुनिया का पूंजीपति है जिसके पास सरप्लस मनी है वो विद गारंटी सिक्योरिटी वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के और एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके विकास के लिए सूद पर देते हैं। और उसकी बाकायदा गारंटी होती है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, बाकायदा सूद समेत ब्याज समेत आपको वापस आएगा। और हमारा देश आपको मालूम है कि बहुत बड़ा देश है। हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और 250 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुए हैं 1947 में। तो डॉक्टर नरसिम्हा राव जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ये प्रस्ताव आना कि अगर हमारे को विदेशी पूंजी अपने देश में लानी है तो हमारे को अपनी नीतियों को चेंज करना होगा, उसमें उदारीकरण लाना होगा, लिबरलाइज करनी होंगी अपनी पॉलिसीज को, ताकि हमारे देश में विदेशी पूंजी आए और हमारे देश का विकास हो। और मैं समझता हूं कि इनके प्रस्ताव को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी किसी ने कॉमा फुल स्टॉप उसमें नहीं लगाया और कैबिनेट ने भी उसको विद वन वॉइस पास किया। और जैसे ही कैबिनेट से अप्रूव हुआ तो हमारे देश में नई आर्थिक और औद्योगिक नीति इन्होंने लागू की। इनका पर्पज यही था कि नई औद्योगिक और आर्थिक नीति जो हमने बनाई है उसमें हम अपनी जितनी भी पॉलिसीज हैं, कानून हैं, उनको हम लिबरलाइज करेंगे, उदारीकरण की नीतियां लागू करेंगे, विदेशी पूंजी हमारे देश में आएगी, देश का विकास होगा। और ये कहते थे उस वक्त के हमारे देश में बेरोजगारों को रोजगार मिलेंगे, नए कारखाने लगेंगे तो हमारे देश की गरीबी खत्म होगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। अभी आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 91 से और अभी तक आज 23 साल में कितने तो नए कारखाने विदेशी पूंजीपतियों ने लगाए और कितने रोजगार पैदा किए, ये आंकड़े बताते हैं हमारे देश में। उन्होंने कौड़ियों के भाव में हमारे लगे हुए प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रियों को खरीदा और खरीदने के बाद ही गोल्डन हैंडशेक में, और जो गोल्डन हैंडशेक में नहीं जा रहा था उसको वीआरएस देकर, जो वीआरएस नहीं लेना चाह रहा था उसको सीआरएस देकर कंपल्सरी रिटायर कर दिया। और अगर कोई ट्रेड यूनियन लीडर ज्यादा जिद कर रहा था तो उनको इंटर स्टेट ट्रांसफर कर दिया ताकि उनके बच्चे कहीं रहे, विक्टिमाइज कर दिया, कईयों को नौकरियों से निकाल दिया। ये 91 से हमारे देश में दौर चल रहा था और हम सभी मजदूर संगठन जितने नेता बैठे हैं मंच पर अपने अपने मजदूर संगठनों की तरफ से पूरे देश में इन नीतियों का विरोध करते रहे। और आज की तारीख तक भी हम नई आर्थिक और औद्योगिक नीति बोलते हैं, वो 91 की बनी हुई है, परंतु आज तक भी उसको बोलते हैं कि नई आर्थिक औद्योगिक नीति को चेंज किया जाए। और अगर मैं पिछला सारा रिकॉर्ड आपको बताऊंगा तो फिर समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अभी यार सारे नेताओं ने बोलना है। आपको मालूम है कि उस टाइम पर जो हमारे देश का सबसे बड़ा अल्युमिनियम बनाने वाला कारखाना बाल्को कंपनी छत्तीसगढ़ में है वो, और उसकी और दूसरे प्रदेशों में भी उसकी अपनी प्रॉपर्टी एसेट्स हैं, जो अल्युमिनियम बनाता है जिसका हवाई जहाज बनता है। और उसको उस वक्त विदेशी कंपनियों के हाथ में 550 करोड़ रुपए में बेच दिया, 525 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। और उस पर तमाम यूनियनों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई, वहां पर हड़ताल हो गई, कई रोज हड़ताल चली, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और अंत में वो हड़ताल वापस हो गई, साथी ज्वाइन कर गए। उनकी तनख्वाहों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि उसमें इनसे वार्ता करके उसका भी पीरियड का ध्यान आपको छुट्टी कर दी जाए। परंतु अंत में वो बाल्को बिक गया, और बाल्को बिकने में जिस बाल्को कंपनी में 22,000 कर्मचारी काम करते थे, आज उसमें 4,000 के करीब कर्मचारी काम करते हैं। बाकी कर्मचारी काम बढ़ा है, उसमें मुनाफा बढ़ा है, परंतु सब ठेके पे काम कर रहे हैं। और वो नई आर्थिक और औद्योगिक नीति का पर्पज ही यही है कि जितना रेगुलर काम है, मुनाफा कमाने वाले कारखाने हैं, उनको प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में भेज दिया जाए और उनको पूरी छूट मिले
कोई श्रम कानून उनके बीच में आड़े ना आए, और हम देश के विकास के नाम पर तमाम डिसेंट जॉब जिनको बोलते हैं, अच्छी नौकरियां, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर से, संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र में ट्रांसफर कर दें। और असंगठित क्षेत्र में आज हमारे देश में 47 करोड़ से ज्यादा वर्कर हैं जो अपनी जीविका कमाते हैं मेहनत करके, और 47 करोड़ में से 47.5 करोड़ हैं इनफैक्ट तो, और उसमें सिर्फ 6%, पहले 7% ऑर्गेनाइज थे, और ये नई नीतियों के कारण अभी 6% ऑर्गेनाइज में हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पीएसयू के एम्प्लॉय, वो सारे के सारे 6% में आते हैं नए, और 7% से 6% पे ले आए, 1% ट्रांसफर कर दिया इनफॉर्मल सेक्टर में। और अब 94% वर्कर जिसका कोई वाली वारस नहीं है, अगर वो यूनियन बनाने का नाम ले तो मालिक निकाल के उसको बाहर कर देता है, बाहर गेट पे लिख देता है, गेट के अंदर एंटर नहीं होगा। और हमारे सभी जो नेता बैठे हैं, क्योंकि अभी गेट की ट्रेड यूनियन बहुत कम हो गई है, वो कोर्ट की ट्रेड यूनियन चल पड़ी है, तो अपना फार्म भरा और कंप्लेंट कोर्ट में डाल दिया। मैंने देखा कि नौजवान लड़का नौकरी से निकाला गया और कोर्ट में गया, और अभी कोर्ट से धक्के खाते खाते बूढ़ा हो गया, परंतु मालिक उसको हाथ नहीं रखने देता। अगर अवार्ड इन्होंने ले भी लिया अपनी काबिलियत से, तो वो अगले हायर कोर्ट में चला जाता है, और अगर हायर कोर्ट में जीत गए तो उससे हायर कोर्ट में चला जाता है। मालिक के पास पैसा है, वो सुप्रीम कोर्ट तक रगड़ता है, तब तक वर्कर थक लेता है, भाग जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसी सोची समझी रणनीति के तहत हमारे देश में ये सारी नीतियां बनाई गई, और उस नीतियों के चलते अगर आप देखें तो उसका असेसमेंट हुआ था, बाल्को कंपनी की रिपोर्ट पढ़े, इंडिपेंडेंट एजेंसी ने उसका असेसमेंट किया था कि कितनी प्रॉपर्टी थी जो बिकी 525 करोड़ में। ये पेपरों में है, बाकायदा इंडिपेंडेंट एजेंसी ने उसको ऑडिट किया। वो 8,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो 525 करोड़ में बेची थी उस वक्त। मतलब कौड़ियों के भाव में कारखाने बेचे गए। मॉडर्न फूड की एग्जांपल है, ऐसी मैं बहुत एग्जांपल आपको दे सकता हूं। वो 102 करोड़ में बेच दिया था। उसके कम से कम 18 प्लॉट हैं हिंदुस्तान में, बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है। दिल्ली में तो कारखाना उनका प्लांट है, और उसके ऊपर जब शोर मचाया गया कि भाई ये क्या हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी उस वक्त माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो पुरोहित जी को यह तय किया गया सारे मजदूर संगठनों ने कि आपके साथ 60 की हड़ताल में थे ये, तो आप जाइए इनसे बात करके आइए कि ये देश ऐसा कैसे लुट रहा है। पुरोहित जी गए उनके पास, पुरोहित जी को वाजपेयी जी ने कहा कि बताइए पुरोहित कैसे आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसे देश बिक रहा है, तो इसके ऊपर तो कोई अंकुश लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी क्या सलाह है? उन्होंने कहा कि अगर कारखाना बिके तो उसकी जगह कारखाना लगे, उसकी जगह पे शॉपिंग मॉल ना बन जाए, बड़े बड़े मॉल ना बन जाए, वर्कर के रोजी रोटी चली जाती है। और ये 102 करोड़ में बेच दिए 18 प्लॉट, क्योंकि जो लॉरेंस रोड पर प्लांट है उसका वो 200 करोड़ का एक प्लांट है जमीन समेत। और फिर वाजपेयी जी ने कमेटी बैठा दी, वो कमेटी ने उसको 147 करोड़ कर दिया बढ़ा के, उसमें 45 करोड़ और बढ़ गया, और वो टोटल 147 करोड़ में जो हिंदुस्तान लीवर है उसने खरीद लिया वो सारा। और अभी वो उस जमीनों को उन्हीं के जितना कीमत बढ़े हैं, जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है उसके अंदर उन्होंने अरबों रुपया कमाया है उसके अंदर। तो ऐसे दूसरे भी जितने भी आईटीडीसी के होटल हैं सब बिके थे, और अभी वो नीतियां चेंज नहीं हुई। हम बावजूद हम बहुत संघर्ष किया तमाम मजदूर संगठनों ने, और कांग्रेस के टाइम पर हमारे को ये शिकायत रहती थी कि हमारे मजदूर संगठनों का इंप्लीमेंटेशन बड़ा पुअर है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के ऊपर बैन है 91 से, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भर्ती हो नहीं रही है, कंप्लीट बैन ऑन रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैन ही नहीं है। 3% सालाना सरेंडर है, 3% जो है अभी रेलवे के अंदर हम 18 लाख थे, 13 लाख रह गए। डिफेंस के अंदर जो है वो 6 लाख थे, अभी वो भी 2 लाख के करीब पहुंच गए हैं। कोट एंड डॉक में 2.5 लाख थे, अभी वो 46,000 पे पहुंच गए हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर सारा का सारा इन्होंने बिल्कुल डिस्बैंड कर दिया है, और वो सब ठेके पे चला गया। हमारे सामने अभी रेलवे के अंदर भी रेगुलर काम 12 महीने का काम जो है वो ठेके पे जा रहा है। बावजूद इसके कि एक्ट हमारे पास अवेलेबल है पार्लियामेंट का बना हुआ, कि कोई भी 12 महीने का काम जो है
वो ठेके पे नहीं जा सकता। प्रीमियम लेक्चर का वर्ग जो है वो ठेके पे नहीं जाएगा, वो रेगुलर एम्प्लॉय के पास होना चाहिए, परंतु उसका ओपनली उल्लंघन हो रहा है। और अगर वो कोई उल्लंघन करे तो उसके ऊपर बाकायदा केस रजिस्टर होता है, फाइन भी होता है, सजा भी होती है। परंतु गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा ठेकेदारी हो रही है रेगुलर डिपार्टमेंट के ऊपर। मैं आवड़ी में गया डिफेंस की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, जहां पर कम से कम 8,000 वर्कर काम करता था। वर्कर वहां पर 9,000 हो गया, परंतु रेगुलर एम्प्लॉय सिर्फ वहां 1,800 रह गया। बाकी सब ठेकेदार के वर्कर काम कर रहे हैं, और ठेकेदार के वर्कर को ठेकेदार पैसा ही नहीं देता, उसका मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन है, उत्पीड़न है उसका। मिनिमम वेज भी उसको नहीं देता है, 12 घंटे काम लेता है, कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो ऐसे हर सेक्टर में इन पॉलिसियों के चलते उनको बाकायदा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकार ने धकेलने का काम किया, क्योंकि दुनिया का पूंजीपति इकट्ठा हो गया। जब से आपके सामने अगर हिस्ट्री देखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बना है, विश्व व्यापार संगठन, उसमें दुनिया का पूंजीपति उसका मेंबर है, और वहां पर दुनिया की सरकारें उसकी मेंबर हैं, और जो वहां पर कानून और कायदे बनते हैं वो हर कंट्री मेंबर को मानना पड़ता है, और अगर ना माने उनके ऊपर सैंक्शन लगती है, उनके ऊपर जुर्माना, उनको सजा कर देते हैं, वो उनको माल ही नहीं देते उस कंट्री में, उससे कोई सौदा नहीं करते हैं। तो पूरे देश में ऐसा वातावरण 91 से चल रहा है, जो हमारे तमाम मजदूर संगठनों ने बैठकर ये सलाह करी कि कब तक ऐसे हम अलग अलग लड़ते रहेंगे। 5 साल पहले सभी 11 मजदूर संगठनों ने, उस वक्त 11 नहीं थे, उस वक्त 9 थे, 9 मजदूर संगठनों ने एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ द ऑल सेंटर ट्रेड यूनियन बनाई, और उसके अंदर एक दिन की हड़ताल हुई पहले, और बाद में उसमें इंटक शामिल हो गए। इंटक आज हमारे बीच में नहीं है, यहाँ बैठे हैं, तो इंटक उसमें शामिल हो गई कि हमारे को भी आप इसका हिस्सा बनाइए, बिल्कुल आप अगेंस्ट जो लेबर पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ लड़ाई में हम भी शामिल होंगे। तो फिर दूसरे दिन की एक दिन की हड़ताल आई, वो भी हो गई, तो उसके बाद बीएमएस भी शामिल हो गई। अब इस वक्त 11 मजदूर संगठन बड़े देश के, पिछले 5 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। 2 दिन की हड़ताल हुई थी 13 में फरवरी के अंदर, 20 और 21 की 2 दिन की हड़ताल थी। 15 करोड़ वर्कर हड़ताल पे गया था इन्हीं नीतियों के खिलाफ। और मुझे मालूम है कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जब बुलाई गई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने वहां पर अपने भाषण में कहा था कि ये जो आपकी सफल 2 दिन की हड़ताल हुई है, और जो आपका 10 सूत्री मांग पत्र है, जो मांगे हैं आपकी, ये सिर्फ देश के मजदूरों की नहीं है, ये मेरे देश के हर नागरिक की मांगे हैं। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ये 10 की 10 मांगे मेरी सरकार जल्द पूरी करेगी। रिकॉर्डेड है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये वर्बटम मैं आपके सामने बोल रहा हूं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था। सभी मजदूर संगठन वहां पर थे, परंतु उसके बाद इलेक्शन हो गया, अब वो भी चले गए। और अब ये उनके करप्शन के खिलाफ कांग्रेस के 10 साल के अंदर जितने करप्शन हुए, चाहे वो 2G का हुआ, चाहे कोलगेट का हुआ, चाहे कॉमनवेल्थ गेम में हुआ, बड़े बड़े जो हैं, जो लाखों करोड़ रुपए के हैं, अब उसका देश के अंदर प्रभाव तो था। महंगाई रुक नहीं रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, और इन चीजों से लोग बाग परेशान थे। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी, सारा कुशासन चल रहा था। तो अभी इलेक्शन के अंदर हमारी भाजपा ने पूरे देश के अंदर एक ऐसा आश्वासन दिया आम देश के नागरिक को कि अगर आप हमारे को मौका दे दें तो हम ये सारा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई को कंट्रोल कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो जेल में जाएंगे, और एक अच्छे दिन आएंगे। ऐसा नारा था, पूरा आम लोग बाग शोर मचाते थे, टीवी पे सुनते थे हम कि अच्छे दिन देश में आएंगे। और हम इसी उम्मीद पे, देश की जनता ने इतनी जबरदस्त उनको सीक्रेट बैलेट के अंदर अपना मतदान किया, यूपी के अंदर ही। अभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो सारे के सारे एमपी जो हैं वो भाजपा जो है वो जीत के जाएगी, परंतु देश की जनता ने यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों ने भी मन खोल के उनको समर्थन दिया। और 282 एमपी, उनकी खुद की उम्मीद नहीं थी कि हमारे को 282 एमपी मिल जाएंगे, और उनका जो एनडीए अलायंस है सबका मिलके वो 333 के करीब एमपी ले गए, मेजोरिटी, थम्पिंग मेजोरिटी है। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जिन्होंने 1,76,000 करोड़, 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G का स्कैम किया है, वो राजा जी जो अंदर गए थे वो वापस जेल में आएंगे, और भी पकड़े जाएंगे दूसरे ब्यूरोक्रेट भी। और जो कॉमनवेल्थ गेम के अंदर बड़े बड़े घोटाले हुए 70-75,000 करोड़ रुपए का, वो भी पकड़े जाएंगे। और जो बड़े बड़े दूसरे कोले के घोटाले में हैं वो भी सब पकड़े जाएंगे।
तो अभी तक हमें नहीं नजर आ रहा कि कोई पकड़ा गया है। अभी सब बाहर हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वो टेंडर कैंसिल की है किसी को, उसमें उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की है कि भाई कहाँ पर क्या घपला हुआ, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया है। और अभी ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने उसको 10% कोल के अंदर पहली दफा देश की हिस्ट्री में प्राइवेट माइनिंग अलाउ कर दी गई है, जो अभी पार्लियामेंट में पास होगा, वो ऑर्डिनेंस के रास्ते वो चालू कर दिया गया। और अभी 6 महीने गुजरे हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, बेरोजगारी जो है वो खत्म नहीं हो रही। जिनके हाथों में काम है उनको बड़ा खतरा हो गया, क्योंकि इतनी जबरदस्त स्पीड में फ्रॉम द डे ऑफ टेकिंग चार्ज, और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करने के बाद, जानों की कुर्बानियां देने के बाद, गोलियां खाने के बाद, जो लेबर मूवमेंट ने सरकारों से अपने हक लिए थे, जिनको अमली जामा सरकारी कानून बनाया गया था, उन कानूनों को रातों रात चेंज करने का बात हो गई। मुख्यमंत्री राजस्थान ने तो हमारा फैक्ट्री एक्ट को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस फैक्ट्री के अंदर पहले 101 वर्कर काम करता था, अगर उसको बंद करना है तो सरकार की प्रायर परमिशन की आवश्यकता है। मालिक को, सरकार को कन्विंस करना होता था कि क्यों बंद कर रहा हूं, कारण क्या है। और इन वर्कर का मैंने पूरा सेटलमेंट कर दिया है, उनको रीट्रेनिंग देकर रीडिप्लॉय करने की भी जिम्मेवारी है, वो भी मैंने कर दी है। तो कोई भी मालिक हिम्मत नहीं करता था सरकार के पास जाने की, लॉकआउट हो जाता था, हड़तालें हो जाती थी, परंतु कारखाना बंद नहीं होता था। परंतु अभी उन्होंने बढ़ा दिया कि नहीं, 300 वर्कर जहां काम करेंगे, अगर उसको मालिक बंद करना चाहेगा तो अगले दिन ही ताला लगा देगा, 300 वर्कर सड़क पे चले जाएंगे। अब 300 वर्कर का सवाल नहीं है, देश की 70% इंडस्ट्री वो 300 के नीचे वर्कर वाली है। तो अभी साथी हमारे भाजपा के नेता बोल रहे थे कि वो बंधुआ मजदूर, वो सारे के सारे बंधुआ हो जाएंगे, जब जिसको ये पता है कि अगर मैं अपनी मांग को लेकर लड़ना शुरू करूं मालिक से, और मालिक कारखाने में ताला लगा देगा, मेरी रोजी भी चली जाएगी, रोजी रोटी कहां से आएगी, तो कैसी लड़ाई लड़ेगा वो। ये चेंज कर दिया उन्होंने, फैक्ट्री एक्ट को चेंज कर दिया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को चेंज कर दिया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जहां पर 10 आदमी काम करते थे पावर सेक्टर में, 20 आदमी नॉन पावर सेक्टर में काम करते थे, अगर 21 हो गए और 11 हो गए, सब लेबर लॉ लागू हो जाते थे। वहां सारे गवर्नमेंट के रूल लागू होते थे, इंस्पेक्शन भी रहता था, उसमें वर्कर का प्रोटेक्शन था, उसकी सेफ्टी और हेल्थ का भी ध्यान रहता था। और हम ये भी मांग करते थे कि यहाँ पर लेबर लॉ का वायलेशन हो रहा है, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको पावर सेक्टर में 20 कर दो, नॉन पावर सेक्टर में 40 कर दो, वहां पर कोई आपका औद्योगिक विवाद बनेगा ही नहीं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पैदा ही नहीं होगा। तो कोर्ट में कहां से आएगा, वहां पर लेबर लॉ लागू ही नहीं होगा, कोई इंस्पेक्शन उसमें करने जाएगा ही नहीं, एक रजिस्टर मालिक रखेगा। कोई गवर्नमेंट को जो पहले 1 से 16 तक उस पर रूल लेबर लॉ लागू होते थे, वो एग्जाम कर दिए गए, सिर्फ एक रजिस्टर रखेगा, वो भी नेट के जरिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन कोई देनी है उसने अपने गवर्नमेंट को, तो दे देगा, दफ्तर में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई लेबर इंस्पेक्टर आएगा ही नहीं। मोदी जी ने कह दिया कि वहां पर इंस्पेक्शन कोई इंस्पेक्टर जाएगा ही नहीं करने, और अगर जाएगा तो सीनियर ऑफिसर उसको नॉमिनेट करेगा, और उसका दो दिन पहले, 48 घंटे पहले उसको पता लगेगा किस फैक्ट्री में जाना है, और बाकायदा 72 घंटे के अंदर अंदर नेट पर अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर देगा। तो ये मालिकों का पहले मांग थी कि इंस्पेक्टर राज को खत्म करो, ये हमारे को बहुत तंग करते हैं, श्रम कानूनों को जो है वो फ्लेक्सिबल बनाओ, हायर एंड फायर का राइट हमारे हाथ में आ जाए, नौकरी पे जब जी चाहे रखें, जब जी चाहे निकाल दें। परंतु अभी तक हमारा संघर्ष चल रहा था कि नहीं, ये होना नहीं चाहिए। कांग्रेस ने पिछले 3 साल से ये प्रपोजल अमेंडमेंट के पार्लियामेंट में चला रखे थे, परंतु उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इसको टेबल पे रखा जाए। परंतु अब ये थंपिंग मेजोरिटी में आ गए, अब इन्होंने तुरंत ही उसको वेबसाइट पर डाल दिया। उसमें कह दिया कि महिलाएं जो हैं ये रात को भी काम करेंगी, नाइट शिफ्ट में भी। अब महिलाएं दिन में सुरक्षित नहीं है, दिल्ली शहर में सुरक्षित नहीं है, वहां निर्भया कांड होने के बाद अभी दूसरा कांड हो गया, वो चल रहा है अभी। ऐसे पता नहीं कितने कांड हो रहे हैं, 25,000 ये हमारा देश का होम मिनिस्टर बोल रहा है कि देश के अंदर बलात्कार होते हैं। तो अब नाइट में आएंगी, कौन लेके आएगा, कैसे वापस जाएंगी, घर का कैसे कौन समस्या रखेगा, उनकी बच्चे कैसे पालेंगी, घर को कैसे चलाएंगी, सेहत कैसे ठीक रखेंगी।
अगर जो सर्वे होता है इनका मेडिकल चेक, क्योंकि हम ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाते हैं उसमें तब पता हमें लगता है कि महिलाओं का जब ब्लड टेस्ट करते हैं सब में होमोग्लोबिन जो है किसी का 7 है, किसी का 8 है, ब्लड डोनेशन के लायक ही नहीं है, उनके अंदर ब्लड ही नहीं है। तो अब ये नाइट शिफ्ट शुरू कर देंगे, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। उनकी कहां पर वो बैठेंगी, उनका टॉयलेट अलग होगा, कैंटीन अलग होगी, ट्रांसपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई जिक्र नहीं है। ओवर टाइम जो है वो 50 घंटे से बढ़ाकर 100 घंटे कर दिया, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट नहीं होगी और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसी से 100 घंटे काम लिया जाएगा क्वार्टरली। और इन इमरजेंसी उसको 115 घंटे कर दिया और उसका रेट जो है वो सिंगल रेट कर दिया। और अप्रेंटिसशिप में पहले मिनिमम 6 महीने की ट्रेनिंग थी, अब उसको बढ़ा के अनलिमिटेड कर दिया। 3 साल की ट्रेनिंग थी मैक्सिमम। एक्ट अप्रेंटिस जो आते थे 1961 के जो है एक्ट अप्रेंटिस, और उसके बाद वो ट्रेंड टेक्नीशियन हो जाते थे और रेगुलर हवलदार हो जाते थे। अब उसकी लिमिट ही खत्म कर दी ताकि वो अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं रखेगा, वो अप्रेंटिस रखा करेगा जिसको वो अप्रेंटिसशिप के अंदर स्टाइपेंड दिया करेगा, बाकी कोई अलाउंसेस नहीं देगा, अनलिमिटेड उनको काम लेता रहेगा क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट लेना है कि मैंने ट्रेनिंग ले ली है। अब ऐसे अत्याचार शुरू हो गए और आंख मूंद के ये तीनों एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अबॉर्शन एक्ट में जिस एक्ट के तहत आप लोग लड़ते हैं कि कहीं पर भी 12 महीने का काम ठेके पे नहीं जाएगा, और हम मांग कर रहे हैं सारे मजदूर संगठन मिलके कि हमारे जो ठेके पे काम कर रहा है वर्कर उसको कम से कम 15,000 रुपया वेतन महीने का मिलना चाहिए। उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक करके साल में 2 दफा उसको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए और एक्सपीरियंस के तौर पर सालाना उसकी इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए और उसको नौकरी से सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको निकाला ना जाए नौकरी से। परंतु जहां पर उसकी सेम इंडस्ट्री में रेगुलर एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उस रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर वेतन मिलना चाहिए, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अब ये मांग चल रही थी, अब इन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वो काम ही खत्म कर दिया कि 50 आदमी तक, वो दूसरा है उसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जहां पर 50 वर्कर काम करेंगे कोई लेबर लॉ लागू नहीं होगा, मालिक के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा कि वो किसी कानून को माने। तो इस देश के अंदर ये सारे बंधुआ मजदूरों को पहले छुड़ाते छुड़ाते ये समय आ गया और अब फिर दोबारा घूम के चक्कर वहीं पर आ गया और वो उसको राष्ट्रपति ने अप्रूवल दे दिया। अभी तीनों अमेंडमेंट को देश के राष्ट्रपति ने, केंद्र ने जो भेजा वो राष्ट्रपति ने कुकी मारकर अप्रूव करके उनको वापस भेज दिया। आज राजस्थान में वो तीनों अमेंडमेंट लागू हो गई और अभी दूसरे प्रदेश क्यों में लगे हैं कि हम भी इसी तरीके का अमेंडमेंट ले आए, क्योंकि ये स्टेटों की पावर में है, स्टेट अपने अपने जो लेबर लॉज को बना सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। तो अभी आपका लगातार चीफ मिनिस्टर लाइन में है, इसके अंदर देश के अंदर अमेंडमेंट हो जाएंगे। तो हम पिछले 5 साल से बाकायदा संघर्ष कर रहे थे कांग्रेस के टाइम पर कि आप लेबर लॉज को लागू करो, महंगाई को कंट्रोल करो, मुनाफा कमाने वाले कारखाने को बेचो मत और जो 2 हाथ खाली है उनको नौकरी दो, जो 2 हाथ में काम है उसको सुरक्षा दो, मिनिमम पेंशन आप 3,000 रुपया दीजिए। ये हमारी मांग 10 सूत्री मांग पत्र में, उसमें एक मांग हमारी ये भी थी कि जो ILO के द्वारा पारित वहां की कन्वेंशन 87 और 98, 87 का मतलब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हमारे को अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, यूनियन बनाने का अधिकार हमारे पास रहना चाहिए। ये वर्कर के हित में नहीं, वर्कर के हित में जितना है उससे ज्यादा हित में उद्योग के है कि अगर वहां पर मजदूर अपनी मांग को रखने के लिए यूनियन बनाना चाहता है और यूनियन बन जाती है और 98 के तहत वो सामूहिक सौदेबाजी करते हैं, बैठकर टेबल पर कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है और समझौते होते हैं और फैक्ट्री चलती है, वर्कर का भाईचारा और मालिक का भाईचारा बना रहता है। वो इसके तहत इसको पास कर दिया जाए और वर्कर को ये सारे प्रोटेक्शन मिल जाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी का प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ेगा क्योंकि शांति है उसमें उद्योग में। और अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे अशांति रहेगी, प्रोडक्शन गिरेगा, क्वालिटी ऑफ वर्क गिरेगा और एम्प्लॉय का सेफ्टी जो है वो इन डेंजर हो जाएगा। अब कैसा देश के अंदर माहौल जो है वो चलाना चाहती है अशांति फैलाकर, मुझे हमें समझ में नहीं आ रहा सारे सेंट्रल को। और जो 54 अमेंडमेंट वेबसाइट पर डाले हैं केंद्र ने, उनके ऊपर भी सारे मजदूर संगठनों ने एक ही मांग पत्र दे रहे हैं, अलग अलग नहीं दे रहे हैं।
पहले वाले लेबर मिनिस्टर ने हमारे को, तोमर साहब ने बुलाया, सब गए, बड़े बड़े जो शीर्ष नेता हैं सभी मजदूर संगठनों के, और उनको एक मांग पत्र दिया कि ये श्रम कानूनों में के अंदर छेड़छाड़ बंद कीजिए, और जो हम मांग कर रहे हैं 10 सूत्री मांग पत्र, जिसमें जाने वाले प्रधानमंत्री बाकायदा लिखित में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि हमारा 144 ILO कन्वेंशन जो त्रिपक्षीय वार्ता के अंदर विश्वास रखते हैं जो कंट्री, वो ILO का कन्वेंशन है, उसमें हिंदुस्तान वन ऑफ द सिग्नेटरी है, वहां दस्तखत करके आया हुआ है। वो आप कहीं वार्ता ही नहीं कर रहे हैं, त्रिपक्षीय वार्ता को आपने डब्बे में डाल दिया। सिंगल वे एक ट्रैफिक चल रहा है और आप परवाह किए बगैर कानूनों को चेंज करते जा रहे हैं। और किसी मंत्री के बाद उसने हमारे को आश्वासन दिया था, बहुत अच्छे मंत्री लगे थे, उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि देश में सारे मजदूर संगठन एक मंच पर आ गए और आपकी 10 सूत्री मांग पत्र पढ़ने के बाद मुझे बड़ी खुशी है कि आप 15,000 रुपए इस महंगाई में वेतन मांग रहे हैं, पेंशन मांग रहे हैं, बुढ़ापे का सहारा। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कोई भी श्रम कानून वो बदला नहीं जाएगा। ये लेबर मिनिस्टर ने अभी हमारे को ज्वाइंट मीटिंग के अंदर कहा और हम एक मांग पत्र सभी दस्तखत करके दे के आए। और अभी पता लगा जब दोबारा दूसरी मीटिंग में उन्होंने बुलाया तो हमने उनको कहा कि ये तो राजस्थान का तो अप्रूव होकर भी चला गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर ने इशारा किया लेबर सेक्रेटरी की तरफ, मैडम है लेबर सेक्रेटरी, कि मेरे दफ्तर ने मुझे बताया कि इन सारे इश्यूज पर आपसे वार्ता हो चुकी है, आपकी कंसर्न ली हुई है। ऐसा झूठ बोला तो क्या, सबको गुस्सा आ गया। तो लेबर सेक्रेटरी बोली कि नहीं, हमने तो नहीं, एक जादव कमेटी बैठी थी, वो जादव कमेटी ने सबको कंसल्ट किया था। हमने कहा को जादव कमेटी का क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, वो कहाँ कहाँ गई है, उसके क्या 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 उसमें उसने डिस्कस करना था, ये आप इनको मिसगाइड कर रही हैं। तो ये लेबर मिनिस्टर ने लेबर सेक्रेटरी के सामने कहा कि मेरे को ये जानकारी दी गई है। अब पता लगा कि वो रातों रात वो भी चेंज हो गए। अब नए स्टेट मिनिस्टर को इंडिपेंडेंट प्रभार दे दिया गया और अब वो पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि ये आवश्यकता है लेबर लॉज को चेंज करने की। अब उस 10 सूत्री मांग पत्र में एक मांग हमारी ये भी है कि हमारे को कानूनी हक मिलना चाहिए। हालांकि ये फंडामेंटल राइट है, हमारे संविधान में लिखा है, देश का हर भी जो नागरिक है, जो मजदूर है, मजदूरी करता है, उसको अपनी यूनियन बनाने का उसको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है और उसको कानूनी जामा बनाना चाहिए। परंतु ये ILO की कन्वेंशन 87, 98 को हमारी पार्लियामेंट, हमारी सरकार ILO में क्या कहती है कि अगर इसको हमने पारित कर दिया, रेटिफाई कर दिया, तो हमारे को आर्मी और पुलिस को भी यूनियन बनाने का अधिकार देना पड़ेगा। जबकि उसके अंदर अभी जो पर्चे बांटे हैं उसमें प्रावधान है कि सरकार अपने कानून के तहत उनको एग्जाम कर सकती है, आर्मी पुलिस को और भी जिसको भी, एसेंशियल सर्विस को भी, अगर वो अधिकार ना देना चाहे तो वो कर सकती है। परंतु एक ऐसा झूठा सा बहाना बनाकर अभी तक उसको टालते जा रहे हैं। तो हमने सभी ने बैठकर ये फैसला किया कि इसको भी 10 आइटमों में से एक आइटम ये भी रखें कि इसको रेटिफाई करो। और उसके तहत पूरे देश में हम अपना प्रचार कर ही रहे थे। तो इतने में हमारे को ILO ने शीर्ष नेताओं को बुलाया, सभी संगठनों को, कि भाई आप बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हमने उनका स्वागत किया। उन्होंने हमारे सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन को तमिलनाडु में शुरू किया है सबसे पहले, और तमिलनाडु में ये सक्सेसफुल रहा ये ट्रायल। तो उन्होंने कहा कि इसको दूसरी स्टेटों में भी ट्रायल के तौर पे बढ़ाया जाए, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो सभी मजदूर संगठनों को एक एक स्टेट उन्होंने लीड यूनियन के नाम से दिया। बाकी तमाम मजदूर संगठन जैसे आप यहाँ पर जुड़ के बैठे हैं वो उसके हिस्सा हैं, ताकि पूरे राज्य के अंदर मिलकर लड़ाई लड़ी जाए। कोई मौका ना लगे गवर्नमेंट को देखने का कि भाई ये वर्कर इसमें से छूट गया, ये यूनियन छूट गई है। और ये पूरे देश के अंदर चल रहा है। और अभी उत्तर प्रदेश में आज जो ये कारवां नाम दिया गया है इसका,